एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के वॉर से रिलेटेड खबरों की। आपको पता होगा कि भारत ने रशिया से AK-203 राइफल का सौदा किया हुआ है। कुछ 7 लाख राइफलें बनाई जानी थी, जिसमें से 70,000 राइफलें हमने रशिया से इंपोर्ट कर ली और वो भारत तक पहुंच भी गई थी दिसंबर 2021 तक, क्योंकि इस राइफल को भारत में बनाने में देरी लग रही थी। फिर जब इसको भारत में बनाने का अंतिम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर दिया गया। अब यूक्रेन और जो रशिया का युद्ध चल रहा है उसके कारण इसकी जो आगे बढ़ने की संभावना है उसमें और डिले हो गया है। वो डिले इसलिए हुआ है कि जब इसका भारत में निर्माण होना है उससे प्री प्रोडक्शन, यानी कि इस राइफल को भारत में बनाकर देखा जाएगा कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में। इसके बाद ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी और वहां पर इसका रीट्रायल होगा। रीट्रायल होने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये एम्यूनिशन के साथ अच्छा बिहेव कर रही है, और तब जाके ये क्लियर होगा कि ये राइफलें भारत में बनने योग्य हो गई हैं या भारत की ये फैसिलिटी इस योग्य होगी कि राइफल को बना सके। तो इस प्रकार का जो रीट्रायल होना था वो फरवरी 2022 में होना था, पर अब युद्ध होने के कारण वो रीट्रायल नहीं हो पा रहा है और कहा जा रहा है कि जून जुलाई तक ये ट्रायल खिंच जाएगा। और जून जुलाई तक अगर ये ट्रायल खिंच जाता है, यानी कि 4 महीने आगे खिंच जाता है, तो 4 महीने का और ज्यादा इसके प्रोडक्शन में डिले हमको देखने को मिलेगा। इसके प्रोडक्शन में डिले होने के कारण हमारी जो डिलीवरी है वो प्रभावित होगी। यानी कि कुल मिला के इस जो प्रोजेक्ट में डिले चलता जा रहा था उसमें एक और डिले जुड़ गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध से भारत को क्या इफेक्ट पड़ेगा। भारत को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। एक वीडियो निकलकर सामने आई थी जिसमें कि एक नेवल इंजन बनाने वाली फैसिलिटी आग के हवाले हो गई है, और यह युद्ध के कारण हुआ है। यूक्रेन की यह फैसिलिटी है जिसमें कि वो इंजन बनाए जाते हैं जो कि इंडियन नेवी में भी, वॉरशिप में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इन इंडियन नेवी के वॉरशिप में जो इस्तेमाल होने वाली है जो इंजन है, इनकी डिलीवरी भी प्रभावित बहुत ज्यादा होगी। वहीं जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध आगे बढ़ता चला जा रहा है, रशिया की स्थिति भी गंभीर होती चली जा रही है। यूक्रेन पर अभी पूरी तरह काबू नहीं हो पाया है। नाटो के देश भले ही यूक्रेन की कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, लड़ाई में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, पर सैंक्शंस लगाकर रशिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं रशिया भी अपने दोस्तों की हेल्प मांगने से पीछे नहीं हट रहा है। ये कहा जा रहा है, यूएस मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि चीन से हेल्प मांगी गई है, वेपन्स की हेल्प भी मांगी गई है, लड़ाई में भी हेल्प मांगी गई है और इकोनॉमिक हेल्प भी मांगी गई है। इकोनॉमिक हेल्प में ऐसे व्यापार जो कि चीन और रशिया के बीच में होते हैं उसको सुचारू रूप से चलाने की बात करी गई है, और इसमें कोई भी सैंक्शन का प्रभाव ना पड़े इस पर व्यवस्था की जा रही है। इस पर चीन से बात की गई है। वहीं वॉर के लिए हथियारों की बात की गई है, क्योंकि चीन भी अपने हथियार खुद बनाता है। उसके पास भी बहुत ढेर सारे हथियार ऐसे हैं जो कि रशिया के ही कॉपी हैं, इसलिए रशियन उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं की टेक्नोलॉजी बेस्ड ये पूरे हथियार होंगे, इसलिए वो उनकी हेल्प मांग रहा है। वहीं इस युद्ध में हेल्प की ही अगर हम लोग बात कर लें, अगर उसको हेल्प ही माने, तो रशिया ने भारत के सामने तेल या ऐसे सामान या फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल भारत के सामने बहुत ही किफायती दाम पर रखे हुए हैं। भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है, कुछ ऑफिशियल्स का ये कहना है कि भारत इनको कंसिडर करेगा और ये भारत के पास अच्छा मौका है। ये कहा गया है कि भारत का जो फर्टिलाइजर का सब्सिडी है वो इस साल के मुकाबले आगे चल के 1.5 गुना होने वाला है आगे के फाइनेंशियल ईयर में। तो इस चीज से पार पाने के लिए रशिया अगर हमको रॉ मटेरियल सस्ते में देगा तो उससे क्यों नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। रूबल और रुपए में व्यापार करने का जो मैकेनिज्म है उसको तैयार किया जा रहा है। उनसे हम ऑयल भी लेंगे और उनसे फर्टिलाइजर के लिए रॉ मटेरियल भी खरीदेंगे, और एक तरह से रशिया की हेल्प भी होगी। और रशिया ये चाह रहा है कि उसके जितने भी साथ के देश हैं, जो साथ देने वाले देश हैं, वो उनसे व्यापार सुचारू रूप से रखें, बस काम इतना ही करना है। वही बात कर लेते हैं जर्मनी की। ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, जर्मनी ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने का भी प्रयास स्टार्ट कर दिया है। जर्मनी का यह कहना है कि आगे चल के वो F-35 खरीदने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा उनका एक प्रोग्राम था F-18 खरीदने का, पर लग रहा है कि अब वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि F-35 का ही दाम इतना ज्यादा हो जाएगा कि जर्मनी के पूरे पैसे उसी में लग जाएंगे। इस F-35 एयरक्राफ्ट के माध्यम से जर्मनी ये चाह रहा है कि उनकी एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले टॉर्नेडो एयरक्राफ्टों को वो रिप्लेस कर सके, जो कि 1985 में इंडक्ट किए गए थे। टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स वही डिलीवर कर सकता है, इसलिए ऐसे यूएस के एयरक्राफ्ट उनको चाहिए जो कि यूएस के ही न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सके। F-35 उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन उनके पास नजर आ रहा है। इसके अलावा जर्मनी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए फ्रांस के साथ हाथ मिला चुका था 2019 में ही। इसके लिए फंड भी रेस किया गया है, फंड भी एलोकेट किया गया है। तो हो सकता है कि इस प्रोग्राम में डिले देखने को मिल जाए, पर F-35 बिल्कुल जर्मनी लेने को तैयार हो गया है। वही बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान रिश्तों की। आपको पता है कि पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया था कि अनआर्म्ड फास्ट
मूविंग प्रोजेक्टाइल भारत के द्वारा लॉन्च किया गया पाकिस्तान पर भारत ने यह कहा था कि एक्सीडेंटली लॉन्च कर दिया गया था और यह माना जा रहा था कि यह ब्रह्मोस मिसाइल ही थी, पर यह क्लियर नहीं हुआ कि यह वॉरहेड के साथ थी या वॉरहेड के बिना थी। पर यह था कि हमारे सर्विस में इस्तेमाल होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंटली फायर कर दी गई थी। पाकिस्तान ने यह कहा है भारत से कि उनको भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में भागीदार बनाया जाए। भारत ने कहा कि उनको कोई भागीदार बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारत ने यह कहा कि ये पाकिस्तान को कन्वे कर दिया गया है कि बहुत ही गलत चीज हुई है। भारत इसको मानता है, पर किसी भी तरह से पाकिस्तान को इसके ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए भागीदार बनाने की कोई ऐसी चीज नहीं मानी जा सकती है। पास्ट में भी ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन वेटिंग है अभी, और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में भारत को पार्ट नहीं बनाया गया था और पाकिस्तान को भारत के एक पड़ोसी देश के रूप में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब इसी चीज पर रुका नहीं रहना चाहिए। वहीं चीन का भी इस मिसाइल लॉन्च से रिलेटेड बयान निकलकर सामने आया। जब पाकिस्तानी पत्रकारों ने चीन के स्पोक पर्सन से पूछा तो चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को दोनों लोगों को बैठ के इस चीज पर बात करनी चाहिए और क्यों ऐसी चीज हुई, भविष्य में चीज नहीं होनी चाहिए, इन सभी चीजों पर बात करनी चाहिए। वही बात कर लेते हैं रुस्तम 2 ड्रोन की, जिसने की 28,000 फीट की ऊंचाई एल्टीट्यूड प्राप्त कर ली है और 18 घंटे का इंडोरेंस प्राप्त कर लिया है। सर्विस में इंडक्ट होने के लिए इसको 30,000 फीट की ऊंचाई प्राप्त करनी है और 18 घंटों का इंडोरेंस प्राप्त करना है। तो लगभग ये सर्विस के पास पहुंच चुका है। डीआरडीओ के चीफ का यह कहना है कि अब भारत को किसी भी प्रकार के ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलांस एंड रिकॉनेसेंस वाले ड्रोन की आवश्यकता नहीं है, खरीदने की आवश्यकता नहीं है बाहर से, और भारत अब सेल्फ सफिशिएंट इसमें हो जाएगा जैसे ही भारत के आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। जब उनसे ये कहा गया कि इसको आर्म ड्रोन किस प्रकार से बनाया जा सकता है तो उन्होंने कहा कि आर्म फोर्सेस के साथ इस पर भी बात चल रही है और जिस प्रकार से उनको आवश्यक होगा इसमें चेंजेस करके इसको आर्म ड्रोन भी बनाया जा सकता है। पर ये जो तापस ड्रोन है या रुस्तम 2 ड्रोन है, इसको प्राइमरीली रिकॉनेसेंस के लिए डेवलप किया गया है, सर्विलांस के लिए डेवलप किया गया है, जो कि अपनी अब रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड पर पहुंचने वाला है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से उनके सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।